हेलो मेरे प्यारे भाई और भाइयों की बहनों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने चैनल एसएल क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी हिस्ट्री चैप्टर 1 है। आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसको सबसे पहले तो हम पढ़ कर इसके कल वाले वीडियो में हम लोग इसके टॉप 20 जीबीआई ऑब्जेक्टिव लाएंगे लोग, नहीं तो टॉप 15 लाएंगे लोग, टॉप 50 लाएंगे लोग, नहीं तो टॉप 20 लाएंगे लोग। कल का वीडियो में इसका जीबीआई ऑब्जेक्टिव लाएंगे लोग। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है। आप सभी को हिस्ट्री में से आता है क्वेश्चन, जो 16 आता है ऑब्जेक्टिव, 16 में से आता है। 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 में से हर साल पूछता है। 2011 से लेकर 2011 से 2025 तक बार बार यही क्वेश्चन पूछता है। जो मैं कल नोट्स लाने वाला हूँ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले हम आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ से कर लीजिएगा लोग, और इस वीडियो को 5-6 लोगों के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा लोग। तो पढ़ते हैं हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक राजनीति का प्रतिफल है। यानी इसका कहने का मतलब है राष्ट्रवाद आधुनिक यानी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक जागृतिक है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता वाहक बनाती है। यानी इसके कहने का मतलब है इसमें जितने सारे लोग रहते हैं सांस्कृतिक, भौगोलिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग को, यही यूरोप में राष्ट्रवाद है। हम लोग पढ़ेंगे लोग। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। यानी राष्ट्रवाद की भावना बीजारोपण काल से ही शुरू हो गया था। बीजारोपण यूरोप में ही पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था। परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। आप सभी नोट्स में लिख लीजिएगा लोग, कॉपी कलम उठाकर कॉपी में लिख लीजिएगा लोग। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? इसका आंसर लिख लीजिए लोग 1789। जो आप सभी को एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं लोग। अगला पैराग्राफ। 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एवं क्रमात्मक रूप में सामने आई कि इसके कारण के विदिष्ट थे कि परिणाम भी युगांतकारी रहे। यानी 19वीं शताब्दी आप समझते हैं, 19वीं शताब्दी यानी आप सभी का यह कौन सा शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी। यानी 1800 ईस्वी में ही उन्नत एवं क्रामात्मक के रूप में सामने आई कि यह कारण परिणाम और युगांतकारी रहे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस के राजक्रांति पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप की राष्ट्रीयता यानी यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यूरोप के विकास में किसने मदद किया? तो आपका हो गएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? नेपोलियन। कौन हो जाएगा? नेपोलियन। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक के अभिजातीय परिवेश के बाहर से उसे खबरों और सड़कों और संसाधनों की वस्तु बना दिया। यूरोप में कई राज्यों को नेपोलियन अभियानों का द्वारा युवक संदेश पहुंचाया। यूरोप में नेपोलियन ने बहुत सारा मदद किया और नव युवकों का भी संदेश पहुंचाया। नेपोलियन में जर्मनी का इटली राज्यों को भौगोलिक नाम का परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली में जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत हुआ। यानी यहाँ पर जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत हुआ। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है किसके द्वारा हुआ? तो आपका 20 नेपोलियन हो जाएगा, नेपोलियन होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं लोग। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और अधिकार विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। पतन के बाद यूरोप का विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना यह भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? आपका वियना। यह कब पारित हुआ? 1815 में। कितना में? 1815 में। ऑस्ट्रिया की राजधानी आपका कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जो 1815 में एकत्र हुआ।
जिनका उद्देश्य यूरोप में उसी उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों में विजयी को अस्त्र व्यस्त कर दिया। यानी जो आपका युद्ध हो रहा था यूरोप के पुनः, जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवसाय का स्थापित कर नेपोलियन के युद्ध हो। नेपोलियन का जो युद्ध हो रहा था उसे अस्त व्यस्त कर दिया नेपोलियन था। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात के देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की शक्तियाँ राजनीति के निर्धारित करने वाले नए तत्वों के आधार पर उभर रही थी। सन 1815 में वियना सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया। यानी 1815 में, अभी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1815 में वियना सम्मेलन के मेजबानी ऑस्ट्रिया ने चांसलर को मेटरनिख किया, जो घोर प्रतिकार्यवादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ ने मिलकर ऐसी व्यवस्था का जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप की शांति संतुलन को स्थापित करना। इन देशों जो 4 देश थे, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ थी, इन लोग यूरोप को संतुलन स्थापित करना चाहते थे, जिसे नेपोलियन के युद्धों में समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र को फ्रांस की प्राप्ति देन थी, जिनका उद्धोर कहाँ पर है हम लोग, जिनका उद्धोर और पुरातन व्यवस्था में पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था और उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम में यूरोप को नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख का युग की शुरुआत हुई। नेपोलियन युग का अंत, मेटरनिख का युग की शुरुआत। अपना प्रभाव स्थित रखने के लिए मेटरनिख ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दिया। आप सभी को परीक्षा में बार बार पूछता है, बूर्बो वंश का संस्थापक कौन था? बूर्बो वंश का संस्थापक फर्डिनेंड था। ओके, इतना याद कर लीजिए, फर्डिनेंड को दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया और लोमार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कमाया हुई। परमा, मैडा और टकनी के प्रांत हैब्सबर्ग हुई। राजवंश को दे दिया गया कि जेनेवा और सैंड्रिया पिडमाउंट के राज्य के बीच सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी के 29 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया और हर प्रभास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। मेटरनिख ने फ्रांस के भी पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप की राष्ट्रीयता की भावना प्रसार हुआ जिसमें यूरोप को लगभग सभी देशों को प्रभावित हुए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहीं पर अपना क्लास समाप्त करते हैं। और कल का क्लास में इसका केमिस्ट्री पार्ट 1 का पूरा टॉप 50, टॉप 50 VBI ऑब्जेक्टिव आएगा, जो हर एक साल एग्जाम में पूछता है। इसी में से कोई 20 प्रश्न या 16 प्रश्न पूछता है हर एक साल। तो इसी को कल वाला वीडियो आपको देखना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा कि हमारे वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और आप कमेंट में लिखिएगा फर्स्ट कमेंट, तो मैं आपका कमेंट को पिन कर दूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।